तुम्हारे एग्जाम के लिए बस 40 दिन का और टाइम बचा हुआ है और ये जो 40 दिन है ये तुम्हारे काफी ज्यादा मुश्किल से कटने वाले हैं, स्पेशली उन बच्चों के जो कि अभी कोचिंग में हैं। उनकी कोचिंग में काफी ज्यादा पैसे लग चुके हैं और उनके टेस्ट में काफी ज्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं। बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम है। आपकी कंडीशन मैं काफी अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी इसी प्रिपरेशन से निकला हूँ। मैं भी ड्रॉपर था। अभी मेरे एक बच्चे से बात हुई, बच्चा कॉल पर रो रहा था, उसके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। लास्ट में रियलिटी चेक तो मिल ही जाता है क्योंकि जब आपके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, आपके पास 40 दिन है, तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाओगे। और जब आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है कोचिंग में, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और भी ज्यादा बहुत सारे बच्चों के खर्च हो जाते हैं, और जब आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं तब फिर रोना ही आता है और कुछ नहीं आता है। तो वो भी कॉल पर रो रहा था। तो फिर मुझे भी अपनी थोड़ी सी ड्रॉप ईयर जो जर्नी है वो थोड़ी सी याद आ गई। और बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में एक कॉमन डाउट मुझसे पूछ रहे थे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से कितना एक्चुअली में आप स्कोर कर सकते हो। सटीक आंसर दूंगा मैं, बिल्कुल सटीक आंसर दूंगा, आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आप एक चीज ये समझो कि यदि आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है अभी कोचिंग में, तो वो उनका कर्तव्य है, उनको करना ही पड़ेगा, उनको करना चाहिए। ये एक इन्वेस्टमेंट है। और यदि आप ये सोच रहे हो कि सिंस अब इतना खर्चा हुआ है तो रिजल्ट आना जरूरी है, सही सोच रहे हो आप, ठीक है। खर्च किया है तो ये भी आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनको आप रिजल्ट ला के दो। लेकिन यदि रिजल्ट नहीं आता है, तो यदि आप ये सोच रहे हो कि ये मेहनत खराब हो गई, मेहनत वेस्ट हो गई या पैसा वेस्ट हो गया, तो ये आप गलत सोच रहे हो। मैं आपको ये बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूं और एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं कि आपकी मेहनत बिल्कुल भी जाया नहीं जाने वाली है। आपके जो पैसे गए हैं वो डेफिनेटली आपके काम आने वाले हैं। आपकी उम्र कितनी है अभी? 17, 18, कुछ बच्चे हो सकते हैं 16 के, ये उम्र है आपकी। आप ये सोचो कि आप इंडिया के टफेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इतनी कम उम्र में। आप क्या कुछ नहीं सीखेंगे, क्या कुछ नहीं सीखेंगे। ये प्रिपरेशन आपको काफी कुछ सिखा के जाएगी। रिजल्ट नहीं भी आता है तो ये जो आपने जो सीखा है ना, मेहनत करना, ये लाइफ में आगे बहुत कुछ का बहुत जो भी आप कुछ करोगे, चाहे आप प्राइवेट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, कोई आप खुद का धंधा करो, कुछ भी करोगे, आप यहीं से स्टार्ट करोगे जहां से जेई की प्रिपरेशन आपने छोड़ी है। इसी एक्सपीरियंस के साथ आप उसको स्टार्ट करोगे, जीरो से नहीं करोगे। भले ही आपका पूरा सिलेबस जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन आप इसी पॉइंट से स्टार्ट करोगे। तो ये चीज बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे इतने ज्यादा पैसे लग गए हैं, इतनी ज्यादा मैंने मेहनत की है, ये रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं सोचना है। पेरेंट्स का काम है, पेरेंट्स का कर्तव्य है ये लगाना। तुम्हारा कर्तव्य बस इतना है कि जो 40 दिन तुम्हारे पास हैं, इनमें तुम्हें पूरे एफर्ट्स लगाना है। खुद के लिए नहीं लगाना है तो पेरेंट्स के लिए लगाना है, लेकिन एफर्ट्स पूरे लगाना है। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, याद रखना इस चीज को, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट कैसा भी हो, अंदर से सेटिस्फेक्शन फील होना इंपॉर्टेंट है। अंदर से ये सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि हाँ, ये रिजल्ट जो भी है ये ये मैं डिजर्व करता था। यदि कम परसेंटाइल है तो मैं कम ही डिजर्व करता था, मैंने कम मेहनत की थी। या फिर एक्स वाई जी जितना भी परसेंटाइल है मैं यही डिजर्व करता था, ऐसा अंदर से सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ये अंदर से फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि काश मैं कर लेता। ये जो काश वर्ड है ना, ये बहुत परेशान करेगा आपको आगे। काश वाला वर्ड जो है कि काश मैं मेहनत कर लेता तो मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकता था, ये कर सकती थी, ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए। तो अगले 40 दिन है, जम के मेहनत करो, ठीक है। पैसा ऐसा लगता रहता है, बस आप ये समझो कि पढ़ते जाओ। अभी 40 दिन में जैसा भी है, आप ये मेहनत आपकी बहुत कुछ बहुत काम में आने वाली है, आगे आपको ये पता चल जाएगा। मैं अपनी ड्रॉप ईयर की जर्नी की बात करूं तो सेम बिल्कुल आपके जैसी कंडीशन मेरी भी थी। सबकी सेम कंडीशन ही होती है। मैंने भी एलन को ज्वाइन किया था, मेरे भी काफी पैसे लगे थे खाने खाने का, और सबका ड्रॉप ईयर में कम से कम 2.5 लाख का खर्चा आ जाता मेरा। लेकिन सिंस मुझे कोचिंग अच्छी नहीं लगी थी, काफी ज्यादा रीजन थे, मैं रीजन किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा, और मैंने उस कोचिंग को विदिन अभी छोड़ दिया था। लेकिन जब उसको छोड़ा, अब छोड़ने के बाद सेल्फ डाउट आने लगा कि सही किया है मैंने ये कोचिंग छोड़ के। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेशर में 88 परसेंटाइल के अराउंड थे फ्रेशर में, और 88 परसेंटाइल जब मेरे थे तो मेरी मेरी जो थिंकिंग थी ना वो ये थी कि अब ड्रॉप लिया है तो आईआईटी ही जाएंगे। यदि एनआईटी ही जाना था तो फिर क्लास 12th में फ्रेशर में अटेम्प्ट में ही चला जाना चाहिए। तो ऐसी मेरी थिंकिंग थी। तो जब मैंने कोचिंग को छोड़ा तो अब यूट्यूब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूट्यूब से प्रिपरेशन करते समय एडवांस के क्वेश्चन ही नहीं बनते थे। अब धीरे धीरे मैं पढ़ रहा हूँ। सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे पहले मैंने मैकेनिक्स से स्टार्टिंग की थी, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा था स्टार्टिंग के चैप्टर्स, तो मैं एडवांस लेवल तक ले जाता था, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन ही नहीं बनते थे। और मेरे पास इतना टाइम था भी नहीं कि मैं ऑनलाइन कोई अच्छा सा बैच ज्वाइन कर लूं, क्योंकि बैच जो है वो सारे आगे निकल गए थे। सितंबर, अक्टूबर, इवन नवंबर भी मेरा इसी डाउट में निकल गया। कुछ कुछ चैप्टर्स बस मेरे कंप्लीट हो पाए थे,
और एडवांस के क्वेश्चन जब बनते नहीं थे तो डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा आता था, सेल्फ डाउट आने लगा था, कोचिंग छोड़ना मुझे गलत लगने लगा था। तो ऐसा फिर जब ये हुआ, इसके बाद फिर जेईई मेंस की डेट्स आ गई, नवंबर के एंडिंग तक जेईई मेंस की डेट्स आ गई। मतलब ये समझो कि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 1.5 से 2 महीने बाद है, और मेरी जो प्रिपरेशन है वो अभी सिर्फ 10 से 12% हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और कम हुई है। एंड इसके बाद फिर आपका अप्रैल अटेम्प्ट होगा, और अभी मैं ऑलरेडी रिस्क लेके बैठा हुआ हूं। तो फिर इसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब मैथ्स जो है उसको थोड़ा कम पढ़ेंगे, केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करेंगे, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री केवल मेंस लेवल पे बहुत तगड़े तरीके से प्रिपेयर करेंगे, बहुत तगड़े तरीके से। ये मेरा डिसीजन था यहाँ पे। और अभी सेम आपकी भी सिचुएशन यही होगी कि आपकी मैथ्स थोड़ी सी वीक होगी, एडवांस की आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे होगे, और आप ये सोच रहे हो कि मैं केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लूं तो मेरा कितना परसेंटाइल बन सकता है। बिल्कुल सटीक आंसर दूंगा। सबसे पहले मैं अपना जो है आपको मैं बता दूं कि देखो, सिंस 1.5 से 2 महीने ही मेरे पास बचे हुए थे, तो इनमें मैंने केवल सिलेबस ही कंप्लीट कर पाया था फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किए थे। एंड इसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट में जो और मुझे 50 से 55 दिन का टाइम मिला हुआ था, उसमें मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्टिंग लगाई, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले मॉक टेस्ट में नहीं लगा पाया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा केवल 94.8 ही परसेंटाइल बन पाया था। लेकिन सिंस सेकंड अटेम्प्ट में मेरे पास टाइम था, तो फिर मैंने मैथ्स के भी कुछ और चैप्टर्स कर लिए थे, और फिर मैंने कम से कम 40 से 45 मॉक टेस्ट लगाए थे, पेपर की तरह मैंने सॉल्व किए थे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज। फिर मेरा जो स्कोर था वो काफी अच्छा आया था। वही स्कोर यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में होता तो मेरे 99.56 परसेंटाइल बन जाते। बट अब सिंस वो सेकंड अटेम्प्ट था, तो फिजिक्स में मेरे जो परसेंटाइल थे वो 98.5 आए थे, और केमिस्ट्री में जो मेरा परसेंटाइल था वो 98.9 था। मैथ्स में मेरे 21 मार्क्स थे, जेईई एडवांस में भी मैथ्स में मेरे 21 मार्क्स ही आए। तो ये चीज है कि अब आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेस पे आप कितना परसेंटाइल जो है वो आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसी कैसी कंडीशन होती है जब आप मैथ्स को स्किप करोगे। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जेईई मेंस का जो पेपर है उसमें आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में भी आपके 25 आएंगे, और मैथ्स में भी आपके 25 आएंगे। जब आप इस पूरे ओवरऑल पेपर का एनालिसिस करोगे तो आप ये पाओगे कि ये जो तीनों सेक्शन है, इन तीनों सेक्शन में से कोई एक सेक्शन टफ है, कोई एक इजी है, कोई एक मॉडरेट है। हो सकता है मैथ्स का सेक्शन थोड़ा सा इजी आ जाए आपकी शिफ्ट में, रिलेटिवली तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा टफ ही होगा, लेकिन आपकी शिफ्ट में और बाकी शिफ्ट के मैथ्स के पेपर के कंपैरिजन में हो सकता है मैथ्स का जो पेपर है वो आपका इजी आ जाए, और केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे आ जाए, और फिजिक्स थोड़ी सी टफ आ जाए। ओवरऑल पेपर में जब आप एनालिसिस करोगे तो हर एक शिफ्ट में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। और एक और, यदि आप इंटरनली एनालाइज करोगे तो जो फिजिक्स के जो 25 क्वेश्चंस हैं, इनमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके मॉडरेट होंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपके टफ होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपका केमिस्ट्री के साथ होगा, कुछ क्वेश्चंस आपके इजी होंगे, कुछ आपके मॉडरेट होंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपके टफ होंगे। एंड मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन में से कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, और कुछ टफ होंगे। हर एक पेपर में, चाहे जेईई मेंस का हो, जेईई एडवांस का हो, नीट का एग्जाम हो, या फिर कोई भी पेपर हो, यही कंडीशन होती है कि कुछ सेक्शंस में कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं, टफ होते हैं। आप अपना खुद का एक केस ले लो कि आप कोचिंग पढ़ाते हो या फिर आप एक टीचर हो, और बच्चों का तुम्हें टेस्ट लेना है, तो तुम टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस रखोगे? तुम इस तरीके से रखोगे कि जो एवरेज बच्चा है, जो बच्चा बहुत वीक है पढ़ने में और जो बहुत ज्यादा टॉपर भी है, हर एक बच्चा स्कोर कर सके, आप उसके अकॉर्डिंग दोगे। कि टॉपर को कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन डाल दोगे आप पेपर में, और एवरेज बच्चों को कुछ एवरेज क्वेश्चंस डाल दोगे, इजी क्वेश्चंस डाल दोगे, सो एवरेज भी अच्छा कर ले, और टॉपर को चैलेंजिंग डाल दोगे तो उसको भी थोड़ा चैलेंज मिलेगा। इस तरीके से आप पेपर बनाओगे। तो ऑब्वियसली जो एनटीए में जो टीचर्स बैठे हैं, जो जेईई मेंस का पेपर फ्रेम करेंगे, वो भी यही सोचते हैं कि हर तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में डाले जाएं। इवन जेईई एडवांस का जो पेपर जो आईआईटीज बनाती हैं, उनमें जो प्रोफेसर्स हैं, वो भी आपके एडवांस के पेपर में इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस डालते हैं। आप एडवांस का पेपर उठाना, आपको मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि हाँ, इजी और मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस आपके पेपर में बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो कि मैथ्स को यदि आप कंप्लीटली छोड़ते हो, तो मैथ्स में जो इजी क्वेश्चंस हैं ये तो आपने कंप्लीटली छोड़ ही दिए हैं। एंड सेकंड जो चीज ये है कि फिजिक्स यदि आप पूरी करते हो, केमिस्ट्री यदि आप पूरी करते हो, तो अपने आप से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टफ क्वेश्चन भी मैं पूरा पूरा कर लूंगा। तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है? क्या आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री इतनी अच्छे से कर ली है, या फिर आप इतना अच्छे से कर लोगे? यदि आप सोच रहे हो कि पूरे टफ क्वेश्चन जो आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं, तो क्या वो आप कर लोगे? क्योंकि यदि आप चाहते हो कि 98 परसेंटाइल बन जाए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको 80 मार्क्स से ज्यादा लाने पड़ेंगे। एक में 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे,
एक में आपको 80 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके 98 परसेंटाइल बनेगा। और इसके लिए आपको ये टफ क्वेश्चन तो ऑब्वियसली करने ही पड़ेंगे। तो क्या आप इतने अच्छे से फिजिक्स और केमिस्ट्री कर सकते हो कि आप यहाँ के टफ क्वेश्चंस कर लो? मतलब आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो? रिस्क तो है, क्योंकि हो सकता है रिलेटिवली मैथ्स थोड़ी सी और इजी आ जाए इन दोनों के कंपैरिजन में या फिर दूसरे शिफ्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप इजी क्वेश्चन पूरे छोड़ दे रहे हो, यहाँ पे टफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई। एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में, हो सकता है कोई फिजिक्स का एक बड़ा सा न्यूमेरिकल हो या फिर फिजिकल केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल हो, उसको सॉल्व करने में आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लग गया और वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। अब आप ये सोच रहे थे कि मुझे +4 मार्क्स मिलेंगे, जो कि अब नहीं मिलेंगे क्योंकि वो गलत हो गया है। ऊपर से आपका -1 भी होगा, लेकिन सिर्फ आपका इतना नुकसान नहीं हुआ है। आप इस टफ क्वेश्चन के चक्कर में ये जो 4 से 5 मिनट जो आपने पेपर में इन्वेस्ट किए हैं, ये आप केमिस्ट्री के दूसरे इजी क्वेश्चंस में कर सकते थे, मैथ्स के इजी क्वेश्चन में कर सकते थे, फिजिक्स के और दूसरे इजी क्वेश्चंस में इन्वेस्ट कर सकते थे। और 4 से 5 मिनट में केमिस्ट्री के कम से कम 2 क्वेश्चन से आप +8 मार्क्स लाने की हिम्मत रखते थे। तो +8 मार्क्स ये, और ये आप क्वेश्चन गलत नहीं करते, +1 यहां से आते, तो 9 मार्क्स जो है वो आपके बढ़ जाते हैं एक गलत क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसको गलत कर देने पर, क्योंकि ये टाइम भी आपका चला जाता है और वो गलत भी हो जाता है। तो 9 नंबर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाते हैं यदि एक टफ क्वेश्चन आप सेलेक्ट करते हो और वो गलत हो जाता है। तो एक चीज तो आप ये समझ गए होंगे कि रिस्क तो है, यदि आप मैथ्स को कंप्लीटली छोड़ रहे हो तो रिस्क तो है। क्यों है रिस्क? क्योंकि आपको केवल फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं देना है, आप सेकंड अटेम्प्ट में भी अपीयर होंगे और आप जे एडवांस के भी पेपर में अपीयर होंगे, क्योंकि जे एडवांस में तो इंडिविजुअली कट ऑफ निकालना होता है। यदि आप यहाँ पे पूरी ही मैथ्स छोड़ दोगे तो वहां पे 7 और 8 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाएगा आपको मैथ्स में, क्योंकि इतना तो कट ऑफ आपका जाएगा ही जाएगा यदि आप जनरल के हो तो ये चीज समझ में आ गई। लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे रहा हूं, और वो ये है कि यदि आपको 97 परसेंटाइल चाहिए है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पर आप बिल्कुल ला सकते हो। मैथ्स में आप 0 स्कोर करते हो, फिजिक्स में आपके 80 मार्क्स आ जाते हैं और केमिस्ट्री में आपके 70 मार्क्स आ जाते हैं। देखो, फिजिक्स में 80 मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा इजी है रिलेटिवली, केमिस्ट्री में 70 मार्क्स स्कोर करना, तो टोटल आपके 150 मार्क्स बन जाएंगे। एक एवरेज शिफ्ट के अंदर 150 पे 97 परसेंटाइल आपका बन जाएगा, तो 97 तो बिल्कुल बन जाएंगे। मैथ से यदि आपकी काफी ज्यादा वीक है तो बिल्कुल भी मत पढ़ो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को इतना कर लो कि आप 70 और 80 मार्क्स दोनों में स्कोर कर पाओ। यदि बहुत ज्यादा वीक है तो मत पढ़ो उसके पीछे, क्योंकि उसमें स्कोर नहीं हो पाएगा लास्ट के टाइम में। मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आंसर दे रहा हूं। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपका 98 परसेंटाइल बन जाए तो फिर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी तगड़े तरीके से तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ध्यान से देखो 98 परसेंटाइल के लिए आपको 170 के आसपास मार्क्स चाहिए है, और 170 आपके कब आएंगे? यदि मैथ्स में आपका 0 है तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में आपको 80 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके आपका टोटल 170 बनेगा और 98 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा। और फिजिक्स में 90 मार्क्स और केमिस्ट्री में 80 मार्क्स के लिए आपको पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। पीवाईक्यूज आपको कम से कम 2 बार करने पड़ेंगे। आपको फिजिक्स का एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑर्गेनिक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ऑर्गेनिक का एक एक रिएजेंट टिप्स पर होनी चाहिए आपकी सारी चीजें। जिस तरीके से मुझे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फिजिक्स और केमिस्ट्री सेकंड अटेम्प्ट तक याद हो गई थी। जब हम लोग दोस्त लोग कॉल पे बात करते थे और एक दूसरे से हम लोग पूछते थे कि कैसी प्रिपरेशन चल रही है, एक दूसरे से फॉर्मूला वगैरह पूछते थे, एक एक फॉर्मूला याद था, बन जाता था। तो ऐसे ही कंडीशन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि 90 और 80 मार्क्स के लिए जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि टफ क्वेश्चंस भी बनना चाहिए, वो आप पर तभी बनेंगे जब काफी अच्छे से होगी। तो यदि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि हर एक क्वेश्चन आप बना आओगे, क्योंकि आपके 2-2 क्वेश्चन तो गलत होंगे, गलत होने के बाद फिर आप इतना स्कोर कर पा रहे होगे, तो यदि इतना है तो आप 98 परसेंटाइल डेफिनेटली बिना मैथ्स के भी ला सकते हो। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपका 99 परसेंटाइल बन जाए तो मैथ्स में आपको 20 से 25 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। आप क्योंकि मैथमेटिक्स यदि आप लगाओगे तो जब आप 80 मार्क्स फिजिक्स में और 80 मार्क्स आप केमिस्ट्री में लाओगे, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तब आपको 25 मार्क्स जो है वो मैथ्स में लाने पड़ेंगे। टोटल आपका 185 होगा, तब जाके आपके 99 परसेंटाइल जो है वो बन रहे होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। यदि आप मैथमेटिकली ये भी सोच रहे होगे कि 185 तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी आ सकते हैं, तो वो लगभग इम्पॉसिबल है। क्यों? आपके एक एक दो दो क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो इसलिए आपको मैथ्स में स्कोर करना पड़ेगा। और मैं एक और चीज बता दूं कि मैथ्स में 20 से 25 मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी बस 12 से 15 दिन मैथ्स पढ़ी थी और मेरे आ गए थे मार्क्स इन बिटवीन 22-25। तो आप भी यदि 12 से 13 दिन यदि मैथ्स को अच्छे से दे दोगे तो आप बिल्कुल स्कोर कर पाओगे। मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में यदि आप चाहते हो इतना 25 से 30 मार्क्स स्कोर करना,
तो आप सबसे पहले तो वेक्टर्स एंड 3D को अच्छे से कर लो, क्योंकि 16 नंबर तो आपके इन्हीं से कंफर्म हो जाएंगे। बिल्कुल लॉन्ग लेक्चर देखो दोनों चैप्टर में। लॉन्ग लेक्चर देखने के बाद आप सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करो एंड ये चैप्टर्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसके बाद 3 से 4 दिन में आप दोनों चैप्टर अच्छे से कर लोगे विद लॉन्ग लेक्चर, तो आपके 16 नंबर तो यही हो गए। बाकी फिर यदि आपका अलजेब्रा में इंटरेस्ट है तो जो 5 से 6 अलजेब्रा के चैप्टर्स जो आपको अच्छे लगते हैं उसमें आप वन शॉट देख लो, 2 से 3 साल के पीवाईक्यूज कर लो, काम हो जाएगा, रिमेनिंग 14 मार्क्स आ जाएंगे। और यदि आपका अलजेब्रा नहीं बनता है आप पर, आप कैलकुलस पढ़ो। कैलकुलस में जो आपका सेट्स रिलेशन फंक्शन है, एलसीडी हो गया, आपका जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डेफिनेट थोड़ा टफ जाता है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो। इन 4 चैप्टर्स को आप कर लो, तब भी आपके 14 मार्क्स आ जाएंगे। और टोटल 30 मार्क्स यदि आप स्कोर करते हो मैथ्स में तो आपका 98 परसेंटाइल बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैथ्स को आप पूरा मत छोड़ो, बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो कैसे भी करके कर लो, 20 से 25 नंबर आएंगे तो ये आपको सेकंड अटेम्प्ट में भी काम आएगा। यदि आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। मैथ्स आगे भी यूज होती है तो तब काम में आ जाएगी। और जे एडवांस में इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करने में भी मैथ्स काम आएगी। तो मैथ्स को पूरा मत छोड़ो, आप कम से कम इतना पढ़ लो कि 25, 20, 25, 30 किसी भी रेंज में आप लाए कर जाओ। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।